फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं थ्योरी क्लासेस भी ले रहा हूं और मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं, तो आज मैं 25 क्वेश्चंस ऐसे टॉप के लेकर आया हूं जो मेरा वादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी किताब में जल्दी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बस जो पहली बार देख रहा है मैं उसको बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने बहुत सारे वीडियोस और प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर चले जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट है और जो भी टॉपिक आपको चाहिए, हिस्ट्री का बनाया है मैंने, प्ले एंड प्ले थ्योरीज का बनाया है, फिलॉसफी का बनाया है मैंने, उस पर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और अभी हम लास्ट में आठ मतलब मैंने पार्ट डाल दिया है स्पोर्ट ट्रेनिंग का, तो उसमें मैंने सीरियल वाइज सारी चीज़ों को बताया है, ट्रेनिंग मेथड्स में कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें। और ये मैं क्वेश्चन टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, और अपना पेन कॉपी भी आप ले लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लिख भी लीजिए। हालांकि जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं मैं उन तक ये मैसेज ये इसका डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए पेन ले लेता हूं मैं और स्टार्ट करता हूं सॉल्विंग के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन जनरल व्हेन अ स्टूडेंट्स नी क्रैक इन द परफॉर्मेंस ऑफ डीप नी बेंडिंग दिस इंडिकेट। अगर जैसे किसी के बच्चे को क्या कर रहे हैं कि हम डीप नी बेंडिंग करा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, उसके परफॉर्मेंस में उसका नी क्रैक हो जा रहा है, ठीक है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो देयर इज अ लैक ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो सिनोवियल फ्लूइड के कारण, देयर प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इंजरी के कारण ऐसा हुआ, उसको नो स्पेशल सिग्निफिकेंस, का कोई मुख्य कारण नहीं होता है। द प्रेजेंस ऑफ लूज बॉडी ऑफ कार्टिलेज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों के बॉडी में क्या होता है, स्टूडेंट्स के बॉडी में उनके जो बोन होते हैं वो कार्टिलेज होते हैं, तो ज़्यादा नहीं क्रैक कर मतलब बैंड करने से क्रैक आ सकता है। तो यहाँ पे इसका ये राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एन ऑफिशियल इन फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम एक ऑफिशियल की रोल की बात करें, यानी कि एक कोई भी अधिकारी है, खेल अधिकारी है, तो उसका मुख्य रोल क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है टू हेल्प परफॉर्मर फिटनेस लेवल, जो परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं उनके फिटनेस लेवल को सुधारना। नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट रूल्स आर फॉलोड करेक्टली, ये देखना कि वो जो खेल खेल रहे हैं वो उसके रूल्स फॉलो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे टू मेक मनी, पैसे बनाना, सिर्फ अपना ऑफिशिएटिंग करना और पैसे लेके चले जाना। या फिर नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट राइट टैक्टिक्स, वो ये देखना कि वो जो टैक्टिक्स मतलब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्लानिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मूवमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वो ऑप्शन बी इसलिए होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, इसलिए कि ऑफिशियल्स का जो काम होता है वो ऑफिशियल्स का काम होता है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, या खेल के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे और सबसे पहला है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO के द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फोकसेज ऑन। तो जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट वो किस पे फोकस करता है? हेल्थ एज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हेल्थ इज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग। सिर्फ ये नहीं कि फ्री फ्रॉम डिजीज, WHO ने ये नहीं कहा। अगर आपने WHO का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसने सिर्फ ये नहीं बोला है कि इट इज़ नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ डिजीज़, ठीक है, मरली इन अब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो अब्सेंस ऑफ डिजीज़ अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, उसके साथ साथ टोटल वेलबींग होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134, इन परफॉर्मिंग द लाइफ सेविंग स्विमर, ठीक है, कैरीज
द मोस्ट कॉमनली यूज लेग एक्शन। अगर कोई लाइव स्विमिंग कर रहा है, लाइफ सेविंग स्विमिंग कर रहा है, अपने जीवन को बचाने वाली स्विमिंग की अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो किस तरह का किक का यूज करते हैं, मतलब किस तरह का पैरों का उनका चलन जो होगा वो किस तरह का होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है डॉग, कुत्ते की तरफ पैर चलाएंगे। नेक्स्ट है फ्रॉग की तरफ पैर चलाएंगे। नेक्स्ट है फ्लटर की तरह की पैर चलाएंगे, या फिर सीजर की तरफ पैर चलाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो देखिए मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस को सेट किया हुआ है और कितने नए तरह के क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि DSSB में और उत्तराखंड LT को जो मैंने देखा है जो पेपर, वो जल्दी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं और उनका लेवल बहुत अच्छा होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चे जरूर देखें। इससे पहले मैंने 9 पार्ट डाल दिए हैं, उस क्वेश्चंस को भी देखें। इन सारे जो आप देख रहे हैं कि 134 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, इन 34 क्वेश्चंस को मैं आपको टेलीग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा विथ आंसर की। इस बार मैं आंसर की के साथ डालूंगा। कुछ लोगों का आ रहा था कि मैंने ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन अब मैं आंसर की के साथ डालूंगा। तो आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट की तरफ बात कर लेते हैं। तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो सीजर की का आपने देखा होगा कि जब भी मतलब हम डूबते होते हैं तो पैरों को चलाना चाहिए। सीजर मतलब इस तरीके से पैर कैची की तरह ऊपर नीचे होना चाहिए। ये लाइव स्विमिंग सिखाई जाती है। आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट ऑफ स्पोर्ट्स एंड टर्म्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। इसमें सारे टर्म्स जो हैं वो स्पोर्ट्स से करेक्ट है। कौन सा इसमें जो नहीं है, सिवाय एक के। खेल और शर्तों के अनुसार निम्नलिखित सहयोगी सही हैं सिवाय एक के। तो हेडिंग, हाँ, स्पीड बॉल में और सॉकर में हेडिंग का नाम आपने सुना होगा। लेट, ये टेनिस में और टेबल टेनिस में नाम सुना होगा। सेट, बैडमिंटन में होता है सेट, और वॉलीबॉल में भी होता है जो सेटिंग करते हैं, बूस्टिंग करते हैं। वेज, ये हैंडबॉल में और बॉलिंग में होता है। ये तो गलत है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये हैंडबॉल, वेज नाम का कोई भी हैंडबॉल में और बॉलिंग में यूज़ नहीं होता। बॉलिंग आपने देखा होगा, बॉलिंग एक अलग खेल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट ऑफ बॉडी ज्वाइंट एंड यूज आर करेक्ट। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे बॉडी के ज्वाइंट्स दिए हुए हैं उनका जो मेल दिया हुआ है बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फ्रीडम ऑफ मोशन। तो ये बात सही है क्योंकि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, मोशन को पूरी तरीके से क्या करता है, छूट देता है, फ्रीडम देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमूवेबल ज्वाइंट्स। तो इमूवेबल ज्वाइंट्स क्या करते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ये बात सही है। जो भी हमारे फेस पे हैं ये सारे क्या हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अंदर जो जैसे मान लो अगर हम फ्रंटल बोन की बात करते हैं तो ब्रेन हमारा, जो हमारा ब्रेन है, सेरेब्रम, सेरेब्रम का नाम सुना होगा आपने, वो इनके अंदर क्या है, प्रोटेक्ट है। तो कभी भी झटका लगे तो पहले इधर लगेगा, इधर लगेगा। जो ऑक्सीपिटल है आपने सुना होगा, पीछे टेम्पोरल है, ये सब सारे बोन्स हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और ये इमूवेबल कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट हमेशा पावर देते हैं। देखिए जहाँ भी जोड़ इस तरह से खोलेंगे तो ये पावर दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। लीवर का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पावर जब जनरेट करते हैं तो इसका मतलब कि ये तीनों सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द बारबेल एक्सरसाइज मोस्ट सुटेबल फॉर स्ट्रेनिंग द मसल्स ऑफ द लोअर बैक। इसके कहने का मतलब यह है कि इसमें से कौन सा ऐसा बारबेल एक्सरसाइज है, मतलब देखा होगा बारबेल एक्सरसाइज है जो कि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ देने के लिए, लोअर बैक में मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो कर्ल्स आपने देखा होगा, कर्ल्स से बहुत ज़्यादा, कर्ल्स मतलब होता है आर्म कर्लिंग भी होता है और लेग्स कर्लिंग भी होता है। यानी कि जब आप वेट लेकर ऐसे कर्ल करते हैं, मतलब मोड़ते हैं, फ्लैक्स करते हैं, तो उसे कर्लिंग आ जाता है। नेक्स्ट है डेडलिफ्ट, स्टैंडिंग प्रेस, या खड़े होकर किसी चीज़ को ऐसे प्रेस करते हैं जो हम लोग, या फिर सुपाइन बेंच प्रेस या लेट का बेंच प्रेस। बेंच प्रेस करने से लोअर बैक स्ट्रेंथ नहीं आती है। बेंच प्रेस करने से आपका चेस्ट मसल्स और जो ये मसल्स है ना उस पे, यानी कि पेक्टोरियस मेजर पे इफेक्ट डालता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट से क्या होता है कि बैक मसल्स, देखा होगा आपने, वेट उठाते हैं और ऐसे उठा कर ऐसे रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे आपका बैक मसल्स में अच्छी स्ट्रेंथ आती है। अच्छी स्ट्रेंथ बैक मसल्स को देने के लिए डेडलिफ्ट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और वहाँ देख लेते हैं ऑफ द फॉलोइंग द लिस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स पहले कहाँ होता है, ये पेट के मसल्स को एब्डोमिनल मसल्स कहा जाता है। ठीक है, तो बोला कि लिस्ट मतलब कि सबसे कम उसका
फंक्शंस है। पेट के मसल का सबसे कम फंक्शन क्या होता है, सबसे कम बताना है। फ्लैटन द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल को फ्लैट करता है। एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू द डायफ्राम, डायफ्राम मतलब कि जो हमारा लंग्स वाले मसल्स होते हैं ना, जो हम सांस ले रहे हैं, तो इनका एंटागोनिस्ट होता है, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट अगोनिस्ट एगोनिस्ट होता है। तो एगोनिस्ट मसल जो मेन मूवर मसल होते हैं ना, मूवर मसल, उन्हें एगोनिस्ट कहते हैं, और जो उसके अपोजिट का मसल्स होता है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं हम आर्म कर्लिंग कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होकर जिस पर प्रेशर पड़ रहा है ये हमारा एगोनिस्ट हुआ, और नीचे का मसल्स क्या हुआ, एंटागोनिस्ट हुआ। तो अपोजिट मसल्स एंटागोनिस्ट होता है, और ऊपर एगोनिस्ट जो मसल्स मेन कॉन्ट्रैक्शन या प्राइम मूवर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्राइम मूवर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्प्रूव पॉस्चर। ये बहुत ज़्यादा क्या है कि जो कम से कम मतलब एब्डोमिनल मसल्स बहुत कम पॉस्चर पे काम करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ शुड द स्किल ऑफ सर्विंग बी टेस्टेड इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में जो सर्विंग टेस्ट कराया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे वॉलीबॉल है, मिलर बॉल वॉली टेस्ट है, और भी बहुत सारे मतलब टेस्ट होते हैं। तो जो भी टेस्ट कराए जाते हैं और उसमें सर्विंग टेस्ट जब जोड़ा जाता है, तो वो सर्विंग टेस्ट किसके लिए होता है, यानी सर्विस की किस चीज़ों को जानने के लिए सर्विंग टेस्ट कराते हैं। तो पहला है सर्विस ऑफ एक्यूरेसी, सर्विस ऑफ हाइट, सर्विस फॉर डिस्टेंस एंड सर्विस फॉर स्पीड। मतलब वॉलीबॉल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सर्विस टेस्ट होते हैं। ठीक है, रसल एंड लैंज सर्विस टेस्ट, रसल एंड लैंज वॉलीबॉल टेस्ट भी आपने सुना होगा। तो जो उसमें सर्विंग होता है, तो मोस्टली जो सर्विंग टेस्ट रखे जाते हैं वॉलीबॉल में, वो रखे जाते हैं किसके लिए, वो होते हैं सर्विंग फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, सर्विंग की एक्यूरेसी आपकी सही है, रिलायबल है या नहीं है, इसको जानने के लिए होता है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। द फर्स्ट टीम टू रीच अ स्कोर ऑफ, ठीक है, पॉइंट विंस दैट पार्टिकुलर वॉलीबॉल गेम। तो वॉलीबॉल का एक गेम जीतने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 25। आसान क्वेश्चन था ये, तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रैक्टिस सेशन कैन बी कैटेगराइज एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें इसमें से चारों ऑप्शन में से सभी चीज़ें कराई जाती हैं सिवाय एक को छोड़ के। प्रैक्टिस सेशन यानी कि जब भी हम प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं, खिलाड़ी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसमें से सारी चीज़ कराते हैं, एक चीज़ को छोड़ के। सबसे पहला है पार्टनर वर्क कराते हैं प्रैक्टिस सेशन में, टीम स्ट्रेटजी, इंडिविजुअल प्ले और ग्रुप वर्क, तो ये सब कराते हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टीम स्ट्रेटजी। प्रैक्टिस सेशन में हम टीम स्ट्रेटजी नहीं बताते, ये टीम स्ट्रेटजी जो आती है वो बाद में आती है। प्रैक्टिस सेशन में पार्टनर वर्क, इंडिविजुअल प्ले और ग्रुप वर्क कराते हैं। तो देखिए किस तरीके के आपके लेवल है क्वेश्चंस के और किस तरीके से आएगा, कि जो फिजिकल एजुकेशन है ना, अब उतना आसान वो रह नहीं गया है कि आप क्वेश्चंस को रट लेंगे और चीज़ों को समझ लें। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक चीज़ों को आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मूव माय नेक्स्ट पॉइंट, और देख लेते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, आपको खुद भी लग रहा होगा क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा। द किक यूज्ड व्हेन स्विमिंग बैक स्ट्रोक। जब हम बैक स्ट्रोक स्विमिंग करते हैं तो किस तरह के किक का यूज करते हैं, यानी पैरों का एक्शन किस तरह का होता है। फ्लटर किक, डॉल्फिन किक, वेब किक और फिन किक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्लटर किक का यूज करते हैं। ठीक है, बैक स्ट्रोक में आपने देखा होगा तो फ्लटर किक यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप चलिए आगे करते हैं बात। नेक्स्ट है, इन द आउटडोर वुमेन हेप्टाथलन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कॉन्टेस्टेड। यानी कि कॉन्टेस्ट नहीं होता है। तो मतलब कि जब आउटडोर हेप्टाथलन की हम बात कर रहे हैं, तो हेप्टाथलन में पहले आपको बता दूं मैं 7 इवेंट होते हैं। एक चीज़ आपको ट्रिक बताना चाहूँगा कि डेकाथलन हो चाहे हेप्टाथलन हो, तो डेकाथलन होता है जिसमें 10 इवेंट होते हैं, वो पुरुषों के लिए होता है, और हेप्टाथलन होता है 7 इवेंट महिलाओं के लिए होता है। तो इन दोनों में एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है और हर बार केवीएस से पूछा जाता है, लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊँगा। एक दिन में पूरा ट्रायथलन, डेकाथलन, हेप्टाथलन, ये जितने भी आपके होते हैं कंबाइंड इवेंट, पेंटाथलन, इन सब पे एक वीडियो बनाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको याद किया जाता है, और इसके जो इवेंट्स होते हैं उसका सीक्वेंस फर्स्ट डे और सेकंड डे कैसे याद करना है। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, और अच्छी चीज़ों को मैं करूँगा, धीरे धीरे चीज़ों को करूँगा, आप इतना चिंता मत करिए।
तो इसमें बता देता हूं मैं कि क्या बातें आपको याद रखनी है कि कभी कभी पूछ देता है कि डेकाथलॉन में कितने फील्ड इवेंट होते हैं और कितने ट्रैक इवेंट होते हैं। वैसे ही हेप्टाथलॉन में कितने फील्ड और कितने ट्रैक इवेंट होते हैं। तो इसका आसानी से समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपको याद रखना है कि फील्ड इवेंट ज़्यादा होता है और ट्रैक इवेंट कम होते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि उसमें डेकाथलॉन में क्या होता है, डेकाथलॉन में आपका 6 होते हैं फील्ड इवेंट और 4 होते हैं ट्रैक इवेंट। वैसे ही हेप्टाथलॉन में क्या होता है कि आपके 4 होते हैं फील्ड इवेंट और 3 होते हैं ट्रैक इवेंट। तो इसमें से पहले क्वेश्चन लेकिन दूसरा पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं होता है। तो जेवलिन, और एक चीज़ और देखिएगा, जो बड़ा डिस्टेंस होगा वो सबसे लास्ट इवेंट होगा, चाहे वो डेकाथलॉन की बात हो चाहे वो हेप्टाथलॉन की बात हो। तो ये सब चीज़ें कॉमन है, इसको समझ के पढ़ेंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी। तो डिस्कस थ्रो ये महिलाओं के हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं किया गया, पुरुषों के डेकाथलॉन में है। आइए बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर। जो ब्लड ग्रुपिंग किया गया है ये क्यों महत्वपूर्ण है, ब्लड ग्रुप क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिजीज़, ब्लड डिजीज़ में डायग्नोस करने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, डिटेक्शन ऑफ एड्स, एड्स को पहचानने के लिए, या फिर ब्लड डोनेशन के लिए। देखिए चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, वो करेक्ट आंसर है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मतलब कि किसी को दूसरे को किसी और का ब्लड ना चढ़ जाए, एंटीजन सही होना चाहिए। तो ये चीज़ों के ट्रांसफ्यूज़न के लिए ही ब्लड कैटेगराइज किया गया है और कैटेगरी बनाए गए हैं। आप मुझे बताइएगा सबसे रेयर ब्लड कौन सा होता है, ओ निगेटिव को छोड़ के, ठीक है, ओ निगेटिव को छोड़ के आपको बताना सबसे रेयर ब्लड कौन सा है। जो कि मतलब मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, लगभग पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 43 लोगों में है वो पाया गया अभी तक, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर करके आप बताइएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं तो चीज़ों को, इसका मतलब कि आप मेरी चीज़ों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर इज़ ट्रेंड इन द फूड डिपार्टमेंट। अगर फूड डिपार्टमेंट का कोई डॉक्टर है, ट्रेंड होता है, फिजिशियन है, तो उसे किस नाम से जानते हैं। तो फूड डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर होता है वो होता है पोडियाट्रिस्ट। क्या होता है, पोडियाट्रिस्ट। ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन रनिंग इंजरी। इनमें से कौन है वो है जो मोस्ट कॉमन रनिंग इंजरी, मतलब रनर जो होते हैं उनको ज़्यादातर ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सिन स्प्लिंट, एचलीस टेंडनाइटिस। एक्चुअली टेंडनाइटिस क्या होता है कि ये काफ के पीछे जो आपका टेंडन है हिल से जुड़ा हुआ नीचे की तरफ, वो टेंडन वहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांटर फैसिलिटीज़, तो ये आपका है फैसिलिटीज़ है, सॉरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिन स्प्लिंट। यानी जो सिन होता है ना, आप देखे होंगे यहाँ सिन होता है पैर के पास, तो वो जो आगे की रॉड की तरह निकला होता है वो पेन होता है उसमें। ज़्यादातर जो रनर होते हैं उनमें इस प्रॉब्लम होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस के होते हैं। नेक्स्ट है एनारोबिक कैपेसिटी एज वेल एज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग। तो एनारोबिक कैपेसिटी एज वेल एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ये किस फिटनेस कंपोनेंट पे काम करते हैं या किसके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, किस पर फैक्टर्स डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो एनारोबिक कैपेसिटी प्लस एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो स्पीड इंड्योरेंस तो होगा नहीं क्योंकि एरोबिक कैपेसिटी की बात हो रही है, एरोबिक कैपेसिटी के साथ साथ, ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी यहाँ पे बात हो रही है। तो मूविंग स्पीड, स्पीड इंड्योरेंस, लोकोमोटर एबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूविंग स्पीड, ठीक है। स्पीड में ही आपको एक्सप्लोजिव चाहिए क्योंकि जितना जल्दी आप पावर लगाएंगे तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ वहाँ काम करता है स्पीड में, ठीक है। इस बात को जानिए, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है। आइए आगे बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द एबिलिटी टू परसीव द एक्सटर्नली गिवन रिदम एंड रिप्रोड्यूस इन मोटर एक्शन इज कॉल्ड। तो एबिलिटी टू परसीव एक्सटर्नली गिवन रिदम मतलब बाहर से कोई चीज़ें मिल रही है और उसके हिसाब से हमारा जो मोटर एक्शन है वो रिदमिक वे में काम कर रहा है, तो दैट इज़ अ रिदम एबिलिटी। व्हाट इज़ रिदम एबिलिटी। अभी मैं ये सारे मैं अभी आपके स्पोर्ट ट्रेनिंग में ये पढ़ाने जा रहा हूँ और अभी इसके 2 वीडियो के बाद ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज जो 7 प्रकार के होते हैं, डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, इनको याद कैसे किया जाता है, इसके ट्रिक बताऊंगा आपको और कितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप बने रहिए वीडियो पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द टीचिंग ऑफ बैकवर्ड रोल द लिस्ट इफेक्टिव क्यू इज़ 2। अगर हम किसी को बैकवर्ड रोल सिखा रहे हैं, पीछे की तरफ मतलब ऐसे रोल करना सिखा रहे हैं,
तो उसमें सबसे कम प्रभाव डालने वाला इसमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा? तो सिट क्लोज टू द हिल्स, अपने हिल पर ऐसे बैठ जाने को सिखाएंगे, ठीक है। कीप योर हेड फॉरवर्ड एंड योर बैक राउंडेड, ये बताएंगे। या फिर अलाउ योर नी टू स्टे क्लोज टू द चेस्ट थ्रू आउट, एंड द लास्ट इज कॉन्टैक्ट द मेट विथ योर नी। तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ है, मतलब सबसे जो कम लिस्ट यूज़ हो रहा है, सबसे कम यूज़ हो रहा है, वो ऑप्शन सी है, अलाउ योर नी टू स्टे क्लोज टू द चेस्ट थ्रू आउट, ठीक है। ये बताना है कि जो हम अपना नी बैंड कर रहे हैं ना, वो चेस्ट से सटा के रखना है, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का कंप्लीट होता है, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा थ्योरी पर, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी भी देखा करिए, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।